हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि और नियमितीकरण को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार खबर का यह वीडियो और देख लेते हैं आउटसोर्स तथा संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की खबर से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे आउटसोर्स तथा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से जारी महत्वपूर्ण आदेश के बारे में। उसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को लेकर के सीएम योगी के ऑफिशियल लेटर और विभागवार आउटसोर्सिंग कर्मियों का ब्यौरा वेतन वृद्धि के लिए साइट पर हुआ अपलोड की जानकारी के बारे में। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश निकलकर सामने आया है, जहां पर संविदा कर्मचारियों को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने 4 महीने में नियमित करने का सुनाया था फैसला, और उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर लगा दी है अपनी मुहर। तो दोस्तों, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की इस महत्वपूर्ण खबर जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं नियमितीकरण की लंबी लड़ाई लड़ रहे एनआईटी रायपुर के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को आखिरकार राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 42 कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने एनआईटी प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगले 4 महीने के भीतर इन कर्मचारियों को उनके वर्तमान पद पर ही नियमित किया जाए। याचिकाकर्ताओं की दलील और कोर्ट का फैसला क्या रहा, तो याचिकाकर्ता नीलिमा यादव, रश्मि नागपाल और अन्य 40 कर्मचारियों ने अधिवक्ता दीपाली पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि वह पिछले 10 से 16 वर्षों से एनआईटी रायपुर में संविदा और दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति एक विधिवत विज्ञापन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद मेरिट के आधार पर हुई थी। उन्होंने तर्क दिया कि वह न केवल आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं बल्कि उनके पास संबंधित कार्य में पर्याप्त अनुभव भी है। हाईकोर्ट के जस्टिस ए के प्रसाद ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता 1 दशक से अधिक समय से कार्यरत हैं, इसलिए उन्हें अनुभवहीन नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आदेश दिया कि वह जिस पद पर कार्यरत है उसी पर उन्हें नियमित किया जाए। हाईकोर्ट की तरफ से नियमितीकरण को लेकर के जो आदेश सुनाया गया है, उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों का हवाला भी दिया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न मामलों के आदेश को न्याय दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। यहां पर देख सकते हैं जिन आदेशों का हवाला दिया गया है उसमें स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी, स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम एमएल केसरी, विनोद कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ ओडिशा बनाम मनोज कुमार प्रधान, श्रीपाल व अन्य बनाम नगर निगम गाजियाबाद का जो है आदेश है, और इसी क्रम में इनको नियमितीकरण का लाभ दिए जाने का आदेश भी हाईकोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। आगे देख सकते हैं कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए थे, जिन्हें हाई कोर्ट ने इस केस में लागू किया है। एनआईटी रायपुर का क्या पक्ष है इस मामले में, तो एनआईटी रायपुर के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि संस्थान में नियमितीकरण के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं, लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कर्मचारियों के अनुभव व स्थायित्व को आधार बनाकर 4 महीने के भीतर नियमितीकरण का आदेश जारी कर दिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस नियमितीकरण के आदेश का असर और महत्व क्या होने वाला है। तो यह फैसला संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि यदि कोई कर्मचारी लंबे समय तक बिना किसी अनुचित लाभ के कार्य कर रहा है और उसकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई तो उसे समान अधिकार मिलने चाहिए। इस फैसले से एनआईटी रायपुर के कर्मचारियों को स्थायित्व मिलेगा, उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और वह बिना किसी नौकरी की अस्थिरता के अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। संविदा कर्मचारियों के लिए नजीर साबित होगा यह आदेश। हाईकोर्ट का यह फैसला संविदा कर्मचारियों के लिए मिसाल बन सकता है, जो वर्षों से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। यह न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अन्य शिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को न्याय पाने की उम्मीद देगा। और दोस्तों आप सभी को बता दें, इसी तरीके का एक आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजस्थान मामले में जारी किया गया है, जहां पर 700 से अधिक कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश में की गई है। तो आने वाले समय में दोस्तों जो ये आदेश आ रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, ये सभी राज्यों के लिए एक नजीर साबित होंगे और सभी राज्यों में कार्यरत आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मियों की नियमितीकरण में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके पास अगर एक नजीर होती है तो उसी बिहाफ पर आप आगे बढ़ते हैं नियमितीकरण को लेकर के, और आने वाले समय में
सुप्रीम कोर्ट से कई राज्यों के लिए इस तरीके के आदेश देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से वर्तमान में राजस्थान सरकार के लिए 700 से अधिक कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों की तरफ से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और आदेश वहां से भी देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के नियमितीकरण के साथ साथ वेतन वृद्धि लगातार मुद्दा बना हुआ है और वेतन वृद्धि को लेकर के भी कई प्रयास किए जा रहे हैं बड़े स्तर पर, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों को लेकर के क्या बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्या पत्र जारी हुआ है, उससे जुड़ी हुई डिटेल जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उत्तर प्रदेश के 8 लाख से अधिक आउटसोर्स संविदा कर्मियों के लिए यह खबर। और इसलिए आप सभी से फिर से कहना चाहेंगे कि इस खबर तक सभी आउटसोर्स कर्मियों तक शेयर अवश्य कर दीजिए, सभी तक यह ऑफिशियल जानकारी अवश्य पहुंचनी चाहिए। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी अपडेट है। यहां पर सभी लोग यहां पर देख सकते हैं विधानसभा के प्रथम सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित डॉक्टर संग्राम यादव माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर जो है वो आ चुका है। प्रश्न क्या था उस पर बात करते हैं। प्रश्न था, क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संविदा प्रणाली या आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करनी है तो सरकार की कोई नीति है या नहीं है। यह चीज स्पष्ट रूप से पूछी गई थी और एक बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा गया था माननीय संग्राम सिंह यादव जी की तरफ से सदन के अंदर, और उसका जवाब जो आया है वो खुद उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया की तरफ से आया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह ग और समूह ख घा के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों का नियमितीकरण नियमावली 2016 प्रख्यापित की गई है, जिसमें दिनांक 31 दिसंबर 2001 को या उससे पूर्व समूह ग और समूह घा के पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के जो पद हैं पर दैनिक वेतन या मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर सीधे लगे हुए या नियोजित या कार्यरत ऐसे व्यक्तियों को जो प्रश्नगत नियमावली के प्रारंभ के दिनांक को उस रूप में लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो को विनियमित किए जाने की व्यवस्था की गई है। आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कार्मिकों को स्थायी करने की नीति नहीं है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो विभागीय संविदा के बिहाफ पर कार्य कर रहे होते हैं उनको नियमित किए जाने की उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है, लेकिन आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों को जो है नियमित किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से खुद रिप्लाई किया गया है। अगला यहाँ जो प्रश्न है उसे भी आप सभी लोग देख सकते हैं। यदि हाँ तो उक्त का विवरण क्या है, तो विवरण उपरोक्तानुसार मेंशन कर दिया गया। यदि नहीं तो क्यों, उसका भी विवरण उपरोक्त में मेंशन किया गया है। अगला प्रश्न है, क्या सरकार प्रदेश के संविदा कार्मिकों या आउटसोर्सिंग कार्मिकों के हितार्थ नियमावली बनाने पर विचार कर रही है? तो ये बड़ा चौंकाने वाला खबर है यहाँ पर है कि जी नहीं, नियमावली बनाने की कोई भी बात नहीं की जा रही है। और यदि नहीं तो क्यों, और अब यहाँ पर उत्तर नहीं आया है तो इसका उत्तर आप सभी लोग देख सकते हैं। चूंकि सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्तियां की जाती हैं और उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, इसलिए सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लिए जाने वाले कर्मी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी नहीं है, इसलिए उनके नियमावली को लेकर के राज्य सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की स्थापना की जा रही है, जिसमें न्यूनतम सैलरी लागू की जाएगी और उनके चयन की प्रक्रिया आरक्षण लाभ को लेकर के सारे जो विसंगतियां उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और उस क्रम में उत्तर प्रदेश के सभी कार्मिकों का जितने भी विभाग हैं, अब पर्टिकुलराइज नहीं करेंगे, सारे विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों का जो डाटा है वो साइट पर अपलोड किए जाने की बात कही जा रही है। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग इस खबर को देख सकते हैं। खबर है आउटसोर्स सेवा निगम के लिए मांगा जा रहा कर्मियों का ब्यौरा। निगम गठित होने से कर्मचारियों को मुश्किलों से मिलेगी निजात। आउटसोर्स पर तैनात कर्मियों की वेतन विसंगति रोकने व उन्हें कानूनी हक दिलाने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करने का निर्णय लिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, जिसमें विभागवार कर्मियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। साइट पर कर्मचारी अपना ब्यौरा दर्ज करा सकते हैं। ठेका कर्मियों को समान वेतन देने व उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सेवा निगम का गठन हो गया है। प्रथम चरण में सभी विभागों से इसकी सूचना मांगी जा रही है। इस सेवा निगम के मूल रूप में आने के बाद सभी विभागों में पदों के अनुसार वेतनमान निर्धारित होगा। ये बड़ी अपडेट है। यहाँ पर सभी अलग अलग विभागों में अलग अलग वेतनमान आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों को दिया जा रहा है। और अब आपको बता दें कैटेगरी वाइज जो है वेतन डिसाइड किया गया है। तो सभी विभागों में कार्यरत जैसे चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं
उनका वेतन एक समान होगा। न्यूनतम वेतन 16,000 होगा। तो सभी विभागों के चतुर्श्रेणी जो डिसाइड की गई उसमें कार्यरत कर्मचारियों का वेतन जो है वो 16,000 होगा। अब अलग अलग वेतन आपको देखने को नहीं मिलेगा और अधिकतम वेतन यहाँ पर 25,000 रखा गया है। क्या क्या बदलाव होंगे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के आने के बाद में? तो चयन प्रक्रिया होगी पारदर्शी। अधिकांश विभागों में संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कर्मियों की सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन इनका मानदेय एजेंसियां मनमानी तरीके से देती हैं। साथ ही चयन व नवीनीकरण के नाम पर वसूली करती हैं। ईपीएफ व ईएसआई खातों में समय से धन जमा नहीं करने की शिकायतें आती हैं। साथ ही चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती। इन सभी समस्याओं से निगम गठित होने के बाद निजात मिल जाएगी। आउटसोर्स कर्मियों को मिलेंगी जरूरी सुविधाएं। नियमानुसार भुगतान निश्चित किया जाएगा। साथ ही कर्मियों के खाते में 1 तारीख को मानदेय आ जाएगा। निर्धारित मानकों के तहत चयन किया जाएगा। स्वास्थ्य, अवकाश आदि की सुविधा निगम के गठन के बाद मिलने लगेगी। शासन के आदेश पर कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। प्रत्येक कर्मचारी को अपना ब्यौरा इस पोर्टल पर अपलोड करना है। नवीन कुमार मिश्रा जिला पंचायत राज अधिकारी की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई है, ललितपुर के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से। और ये सभी जिलों में कार्यरत और सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों को अपना डाटा साइट पर अपलोड करना है। साइट की ऑफिशियल जानकारी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो इस धमाकेदार वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।